हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है वो सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसके विभिन्न उद्देश्य और उसके प्रकारों के बारे में बतलाया था। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो उसी की कंटिन्यूएशन में है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो सिलेबस है उसमें यूनिट ए के अंतर्गत ये टॉपिक है स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक अनुसंधान के चरण। आज हम इसी विषय की विवेचना करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और इसी कारण सामाजिक अनुसंधान के जो विभिन्न चरण हैं वे निर्धारित और निश्चित हैं। सामाजिक अनुसंधान के चरणों की विवेचना को मैंने कुछ भागों में विभाजित किया है। आज हम उसका प्रथम भाग देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे पहला चरण है वह कहलाता है सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक फॉर रिसर्च, यानी अनुसंधान के विषय का चुनाव। वैसे तो अनुसंधान के विषय का चुनाव करते समय हम सामाजिक जीवन का जो वृहद क्षेत्र है उसमें से हम किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी भी हम अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान के विषय का चुनाव करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वह है द टॉपिक शुड हैव कंटेम्पररी रेलेवेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो विषय हम चुन रहे हैं उसका तत्कालीन समाज के संदर्भों में कोई महत्व होना चाहिए। वह उस समय के लिए प्रासंगिक या उपयोगी होना चाहिए। जब उस विषय का समाज के संदर्भ में और हमारे समाज के संदर्भ में कोई महत्व होगा, कोई इंपॉर्टेंस होगी, कोई रेलेवेंस होगी, तभी हमारे अध्ययन का भी कोई महत्व होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वह विषय जो है वह समाज के संदर्भों में रेलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि जो विषय हम चुन रहे हैं वह ऐसा हो कि जिसको हम हमारे पास उपलब्ध आर्थिक और मानव संसाधनों के जरिए और जो समय सीमा हमारे सामने है उसके भीतर सही ढंग से, समुचित ढंग से और विश्वसनीय ढंग से अध्ययन कर पाए। कई बार हम ऐसा विषय चुन लेते हैं जो बहुत इंप्रेसिव जरूर होता है, उसकी समकालीन समाज के संदर्भ में प्रासंगिकता भी होती है, लेकिन विषय इतना वृहद होता है, उसका विस्तार इतना अधिक होता है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है उनके माध्यम से हम उसका संपूर्ण ढंग से, समुचित ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे विषयों के चुनाव से बचना चाहिए। तीसरी बात यह है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि the study could be reliably conducted with the techniques and tools available, यानी हमारे पास अध्ययन विश्लेषण की जो तकनीकें हैं, जो यंत्र हैं, जो तरीके हैं, जो प्रविधियां हैं, उनके माध्यम से हम उस विषय का बहुत ही प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैध तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम विषय तो इंप्रेसिव चुन लेते हैं, लेकिन उस विषय को सही ढंग से अप्रोच करने के लिए हमारे पास सही टेक्निक्स अवेलेबल नहीं होती है, सही प्रविधियां अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जो हमारे पास अवेलेबल टेक्निक्स हैं उन्हीं के जरिए अगर अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कि हमें सही सूचनाएं नहीं मिले, हमें त्रुटिपूर्ण सूचनाएं मिले, और त्रुटिपूर्ण सूचनाओं पर आधारित कोई भी विश्लेषण या कोई भी निष्कर्ष
निश्चय ही त्रुटिपूर्ण ही होगा, इसलिए हमारी सारी एक्सरसाइज, हमारी सारी मेहनत फिर बेकार हो जाएगी। तो इसलिए यह हमें बहुत प्रारंभ में ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस विषय का हम चुनाव कर रहे हैं उसका हम हमारे पास उपलब्ध टेक्निक्स के जरिए विश्वसनीय, वैध और प्रामाणिक ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। और अंतिम बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि विषय ऐसा हो जिसमें हमारी रुचि हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अनुसंधान का जो कार्य है वो कई बार बहुत लंबे समय तक चलता है और उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में अनेक तरह की बाधाएं भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं। और अगर हमारा विषय हमारी रुचि का नहीं होता है तो लंबे समय के कारण या उसमें आने वाली परेशानियों, समस्याओं, बाधाओं के कारण हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रुचि है वो कम होने लगती है, हम हतोत्साहित होने लगते हैं और फिर जो प्रारंभ में हमारा पैशन था उसको हम अंत तक बरकरार नहीं रख पाते हैं, जिससे हमारे अध्ययन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अध्ययन का विषय ऐसा हो जिसमें हमारी गहरी रुचि हो, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है विषय में, जो पैशन है, वो प्रारंभ से लेकर अंत तक वैसा ही बरकरार रहे। तो एक बार हमने अपने अध्ययन का विषय का चुनाव कर लिया तो उसके बाद हम दूसरे चरण पर पहुंचते हैं और वह जो चरण है वह कहलाता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निरूपण। अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निरूपण किस प्रकार किया जाता है? देखिए, प्रायः सामाजिक अनुसंधान में हम जिन विषयों को चुनते हैं वो बहुत व्यापक होते हैं, उनके अनेक पक्ष, अनेक आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। तो एक ही अध्ययन में हम अगर सभी डायमेंशंस को उस विषय के चुन लें तो हम फिर उस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम विषय के कुछ या सीमित पक्षों का चयन कर लें और केवल उसी पर अपने अध्ययन को फोकस करें। तब हमारा अध्ययन अधिक स्पष्ट, अधिक निश्चित, अधिक प्रिसाइज हो पाएगा। तो इसलिए यह बहुत जरूरी होता है कि हम अपने अध्ययन की एक विशिष्ट समस्या का निरूपण करें। इस बात को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ, जिससे आपके लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने अध्ययन का विषय चुना आधुनिकीकरण का समाज पर प्रभाव। अब आधुनिकीकरण अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही बृहद अवधारणा है। इसके बहुत सारे पक्ष हैं। उसका एक प्रौद्योगिकीय पक्ष है, उसका एक मूल्यात्मक पक्ष है, उसका एक संस्थागत पक्ष है और उसके एटीट्यूडिनल पक्ष भी हैं। तो अब सवाल ये है कि मैं इन सभी पक्षों का अध्ययन करूं या उनमें से कुछ सीमित पक्षों को चुन लूं। उसके बाद जो दूसरी बात मुझे ध्यान में रखनी है कि जब मैं समाज पर प्रभाव का अध्ययन कर रही हूँ तो मैं कौन से समाज की बात कर रही हूँ, समाज के किस सेक्शन की बात कर रही हूँ, किस टेरिटरी की बात कर रही हूँ, यह भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए ये कहूँ कि मेरा जो अध्ययन का क्षेत्र है वह सिरोही शहर और आधुनिकीकरण के कौन से पक्ष का मैं अध्ययन कर रही हूँ? मैं आधुनिकीकरण का जाति संबंधी विचार व्यवहार एवं महिला शिक्षा संबंधी विचार व्यवहार, केवल इन दो पक्षों तक ही मैं अपने आप को सीमित कर रही हूँ। तो मैं यह अध्ययन करना चाहती हूँ कि आधुनिकीकरण का जाति संबंधी विचार एवं महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ पर? सिरोही शहर में। तो अब मैं अपने अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निरूपण करते हुए यह स्टेटमेंट के रूप में अपनी प्रॉब्लम सामने रखूंगी कि आधुनिकीकरण का जाति तथा महिला शिक्षा संबंधी विचारों पर प्रभाव सिरोही शहर के विशेष संदर्भ में। तो अब जो है मेरे अध्ययन की मैंने लिमिट्स तय कर दी, मैंने सीमाएं तय कर दी।
अब मेरा अध्ययन निश्चित हो गया है, अब मुझे पता है कि मुझे किन बिंदुओं पर फोकस करना है। तो स्वयं मेरे लिए भी आसान हो जाता है और जो इस अध्ययन को पढ़ रहा है उसके लिए भी समझने में आसान हो जाता है, और जो पूरा प्रोसेस है मेरे अध्ययन का वो अब फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक स्टेटमेंट के रूप में अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निरूपण करना पड़ता है। और इस निरूपण के लिए हम कुछ सोर्सेस की मदद ले सकते हैं, कुछ स्रोतों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है तय कर लेना कि हमें किन विषयों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करना है। तो ऐसा करने के लिए सामान्यतया जो सबसे ज्यादा प्रचलित तरीके हैं वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि उस विषय पर जितना भी साहित्य उपलब्ध है, जितने भी पूर्व में किए गए अध्ययन हैं या जर्नल्स में प्रकाशित लेख हैं, उनको हम देखें और उसके आधार पर हम यह तय करें कि हमें उस विषय के किस एस्पेक्ट पर फोकस करना है। आपको यहाँ यह बताना उचित होगा कि जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है किसी विषय पर और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उस रिपोर्ट में वह यह भी बताता है कि अध्ययन के दौरान उसने अगर महसूस किया है कि उस विषय से संबंधित कोई ऐसा पक्ष है जिसे वह अपने अध्ययन में सम्मिलित तो नहीं कर पाया, लेकिन जिस पर और अध्ययन किए जाने की बहुत संभावनाएं हो सकती, तो वो आने वाले रिसर्चर्स को गाइड करता है कि आप अपने अध्ययन में इन विषयों पर जोर दें। तो अगर हम जो उपलब्ध साहित्य है उसका अध्ययन करते हैं, तो वहां से हमें विषय के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिलती है, एक तरह की गाइडलाइन मिलती है कि हमें उस विषय से जुड़े हुए किन पक्षों का अध्ययन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि हम उस विषय पर होने वाले पूर्ववर्ती अध्ययनों की समीक्षा करें, उसका अध्ययन करें। और दूसरा, एक्सपर्ट ओपिनियन, जो उस विषय के विद्वान हैं, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हम संपर्क कर सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं, और वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर हमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकते हैं, हमें महत्वपूर्ण परामर्श दे सकते हैं कि हम अपने विषय को, अपने अध्ययन की समस्या को कैसे फॉर्मुलेट करें और किस तरह से हम उस विषय को अप्रोच करें। तो ये दो बहुत प्रचलित तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निरूपण करते हैं। आज की विवेचना में बस इतना ही। हम इसको अगले वीडियो में सामाजिक अनुसंधान के चरणों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।